अस्सलाम स्टूडेंट्स, मॉडर्न फिजिक्स फ्रॉम ध्यान बुक से आप डिस्कस करेंगे और आज हम लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय एटम्स इन डिस्क्रीट पैकेट्स। ये डिस्कस हो चुके हैं। अब देखिए ये पैकेट बना हुआ है ना, तो एटम ने एट अ टाइम एक पैकेट एब्जॉर्ब करा। आप देख सकती हैं कि ये कंटिन्यूस एनर्जी नहीं है, गैप्स हैं। क्योंकि जरा जब ये पैकेट खत्म होगा फिर न्यू पैकेट स्टार्ट होगा, ये खत्म होगा तो न्यू पैकेट वो पैकेट आएगा। तो यही वजह है कि जो जो भी हमारी बॉडी या जो भी इलेक्ट्रॉन्स है या जो भी एटम्स हैं वो एक पैकेट को एब्जॉर्ब करती हैं। अब ये देखें कि यहाँ पर एनर्जी कंटिन्यूस वो क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसमें से इलेक्ट्रॉन की एमिशन इसीलिए नहीं हुई क्योंकि यहाँ पर वो कहते थे क्लासिकल फिजिक्स के, क्योंकि कंटिन्यूस सप्लाई जा रही है। तो अगर उसका जो वो मतलब वर्क फंक्शन है वो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो शून्य इलेक्ट्रॉन ने ये वाला पोर्शन अब्सॉर्ब कर लिया तो उसकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ये वाला कर लिया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह इलेक्ट्रॉन वो क्या करता जाएगा, एनर्जी की सप्लाई आ रही है और वो एनर्जी को अब्सॉर्ब करता जाएगा, तो ये वर्क फंक्शन अचीव हो जाएगा। तो जैसे ही अचीव होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो एमिट कर जाएगा। लेकिन इसके बरक्स हुआ था कि जब तक वो वर्क फंक्शन के कोरस्पॉन्डली वो एनर्जी नहीं देते थे वो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होता था, क्योंकि उसकी ये रीजन है कि इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसके अलावा वो ये नहीं है कि एट ए टाइम वो 5-10 फोटोन के साथ उसने वो लड़ाई कर रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों में फिजिक्स है सारा, कि ये कहती है कि एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है वो क्या होती है, वो कंटिन्यूअस होती है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। और ये कहती है कि उनके उसके पैकेट बने होते हैं और हर पैकेट की एनर्जी वो अगर आपने मालूम करनी है तो आप किस फार्मूले से मालूम कर सकती हैं, E इज इक्वल टू एच एफ। एज कांस्टेंट है और एफ वो क्या कह रहा है, वो वेरी करेगा। तो इसका मतलब है फोटोन की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अगर ब्लू लाइट होगी उसके फोटोन की एनर्जी कुछ और होगी, अगर रेड फोटोन है उसके रेड लाइट है तो उसके फोटोन की एनर्जी कुछ और होगी। लेकिन सारे जो ब्लू फोटोन्स हैं उन सब की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। एंगुलर मोमेंटम एंड प्लांक्स कांस्टेंट हैव द सेम यूनिट्स। ये पेपर में आया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। सर ये वर्क फंक्शन ये रियल लाइफ में इसका क्या एग्जांपल है सर? एक इंटरव्यू में एक बंदे को पूछा गया कि उसने टीचर जो था उसने मोबाइल निकाली थी कि इसका वर्क फंक्शन बताएं, तो उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फाइल का वर्क फंक्शन। जी सर। सवाल आपके कन्फर्म है कि यही सवाल पूछा गया था? जी सर, उसने दोस्त ने बताया था कि इंटरव्यू वाला पैनल जो बैठा था उसमें उसने मोबाइल निकाली थी तो पूछा क्या इसका वर्क फंक्शन क्या है, तो वो डिफाइन नहीं कर पाया इसको। इसलिए ये ना आप वो लेक्चर के बाद मुझे सेंड कीजिएगा, सर्च करके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? ठीक है सर। ऐसे पहले मैंने पहली दफे सुना है मोबाइल का वर्क फंक्शन। सर चलिए वैसे वो रियल में वर्क फंक्शन हम वैसे रियल में वर्क फंक्शन हम किसे कहते हैं? डेफिनेशन तो पढ़ी है, वो तो समझ में आती है। वही बात है ना कि इसकी अगर किसी से आपको वो आउटपुट चाहिए, पहली तो बात है वर्क फंक्शन वहीं पे आएगा कि बॉन्ड्स आपने तोड़नी है। तो चलिए इसके ना वो सर्च करके आपको वो बता दूंगा, रियल लाइफ इसके एग्जाम्पल। ओके, ठीक है सर। ये भी एमसीक्यू आ सकता है और ये आया भी हुआ है। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की जो स्लोप वो आपको क्या देती है, वो आपको प्लांक्स कांस्टेंट देती है। ये उसकी स्टेटमेंट है। Atoms and molecules emit or absorb energy when they jump from one quantum state to another. Emitted or absorbed energy, जाहिर है कि अब देखिए जब नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, क्योंकि नीचे वाले की एनर्जी कम है एनर्जी लेवल की, इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो जब उसने इस लेवल के अंदर फिट होना है तो उसको जाहिर है कि इतनी एनर्जी चाहिए कि तभी वो इस लेवल में आ सकता है ना। अगर एक अच्छा घर बनाना है तो अच्छे घर में तभी रह पाएगा ना जब वो उतना पैसा होगा। तो यही बात है कि जब उसने हाई एनर्जी की तरफ जाना है तो तभी जा सकता है जब उसके पास एनर्जी होगी। तो इसलिए वो क्या करता है, यहाँ पे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करता करता वो क्या करता जाएगा, वो हाई लेवल्स पे
जाता चला जाएगा। तो अगर आपने 1 से वो भेजना उसको 5 में, तो ज़ाहिर है कि जो 1 और 5 के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है, उसको दूर आपको करना पड़ेगा, तब आप 1 से 5 में जा सकती हैं। और वो डिफरेंस आपको कैसे दूर करना पड़ेगा, आपको एनर्जी देकर। 1 और 2 के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस कम है, 1 और 3 के दरमियान उससे कम है, तो 1 और 5 के दरमियान सबसे ज्यादा है, तो आपको यहाँ पे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये देख के इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। अब देखिए अगर किसी एटम का इलेक्ट्रॉन वर्क फंक्शन है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आप उसको एनर्जी दे रही हैं 6.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये एनर्जी वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करके वो ऐसा चलता चला जाएगा। ये लेट्स सपोज ये उसका फाइनल लेवल, यानी कि ये उसका आखिरी शेल है। इस शेल को उसने क्रॉस करना है या इससे आजाद होना है, वो सिर्फ यहां तक पहुंच पाएगा। अगर आप उसको 7 देते तब उसने क्या करना था, उसने वैलेंस शेल में आ जाना था, यानी कि जिसकी एनर्जी क्या होती सबसे, तो यानी कि जो आखिरी शेल होता है जिसको वैलेंस शेल बोलते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन को एमिट करना बहुत आसान होता है। और वैसे ये बात जो सारा कुछ आप पढ़ते हैं ना, ये आप इंटरनल शेल्स के लिए नहीं पढ़ते, ये आप वैलेंस शेल के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि जो इंटरनल एटम्स होते हैं, और ये बात आप याद रखिएगा कि जो बोर्स का मॉडल है, ये जो आप सारा पढ़ते हैं मॉडल है, ये चूंकि बोर का मॉडल है, ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होता है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन की वो सारी क्या करता है, वो सारा उसको एक्सप्लेन करता है, उसके कोरस्पॉन्डिंग वो क्या करता है, एनर्जी लेवल्स को वो बताता है। आप एक एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन या 2 से ज्यादा हैं, ज़ाहिर है कि उसके एनर्जी लेवल इस तरह के नहीं होंगे, ये बात आपने याद रखनी है। तो क्योंकि जो इंटरनल जो एनर्जी लेवल्स होती हैं, अब ये पहला शो, अगर एक एटम के 5 शेल्स हैं इस तरह, ऐसे, तो जो इंटरनल वाला जो शेल है, इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अगर आपने वो करवानी है मूवमेंट इसकी, यानी कि इसको इस शेल में पहुंचाना है या इसको इस शेल में पहुंचाना है, तो आपको हाई एनर्जी एक्स रेज आपको यूज करनी पड़ती हैं। तो फिर जाके ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कुछ एमिट हो जाती हैं, फिर वो कुछ क्या होती हैं, लेकिन इंटरनल शेल्स वाले जो होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास इनको निकालना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो ये आपने याद रखना कि जो बोर मॉडल होता है, ये सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फिर आती है फोटोन थ्योरी। फोटोन्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। फोटॉन्स के पास एनर्जी होती है जो आप E इज इक्वल टू एच एफ से मालूम कर सकती हैं। फोटॉन्स के पास मोमेंटम होता है, मोमेंटम क्या होता है, एच सी, एच ओवर लैम्डा, यानी कि वो वेव लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फोटोन कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, ये एलिमेंट्री पार्टिकल होती हैं, आप फोटोन को तोड़ नहीं सकते। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो होता है, चार्ज ऑन द फोटोन इज जीरो, चार्ज लेस होती है, हेंस दे आर नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। Gamma radiation with energy 1 mega electron volt. This quanta can be easily सर ये detected. जी, सर ये रेस्ट मास जीरो होता है, इसका क्या मतलब है? जब रेस्ट पे होता है उसको कोई मास नहीं होता? ये तो वैसे तो आधार फोटोन को आप रेस्ट पे कैसे लाएंगे, कि जैसे एक ना अप्रोक्सीमेशन है कि अगर फोटोन रेस्ट पर होता तो उसका मैच ये होता, ये वो उसके लिहाज से वो बात करती हैं। क्योंकि अब यार ये तो नहीं हम कह सकते कि ये फोटोन रेस्ट पे पड़ा हुआ है और मैंने इसको मूव करवा दिया। इलेक्ट्रॉन तो रेस्ट पे होते हैं ना, कि स्पीड 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड होती है, तो ये जस्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए आप इसको यूज करते हैं। ठीक है, रेस्ट मैस ठीक एनर्जी है सर। इस तरह आपने पढ़ी है, क्योंकि इसके अब आगे यूजेज होते हैं ना, ये एक हमें आइडिया दे देती है कि हमने जब आपको रेस्ट का पता हो, रेस्ट मैस एनर्जी का पता हो, जिस तरह आप इलेक्ट्रॉन का जो मैथ पढ़ती हैं 9.31, वो इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मैथ है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के रिवॉल्व कर रहा है, तो मैंने आपको बताया भी था तो उसकी स्पीड 2.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड होती है। तो ये तो रिलेटिविस्टिक यहाँ पर इफेक्ट नहीं आएगा, आएगा, क्योंकि स्पीड और लाइट को अप्रोच कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के जो मैथ आप पढ़ती हैं वो आप रेस्ट मैथ पढ़ती हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का रिलेटिविस्टिक मैथ होता है, जिसको आप वो कैलकुलेट आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो बड़े बहुत डिफरेंट आगे फिनोमिना आ जाती हैं।
तो ये इसलिए रस्ट बस हम यूज करते हैं, क्योंकि रस्ट का अगर वो एक से वो इससे हमें आसानी हो जाती है एडवांस लेवल की चीजों को स्टडी करने के लिए। गामा अच्छा रेडिएशन, सर, मतलब कि फोटॉन का रेस्ट मास नहीं होता तो फिर वो उसका रिलेटिविस्टिक मास होता है ना? देखिए फोटोन मैस लेस होते हैं ना, वो मतलब है फोटोन आप किस तरह आप वो बताएं कि जी फोटोन के इतना किलो मैस है। फोटोन होती तो स्पीड ऑफ लाइट है ना, तो मतलब आप ये बोलेंगे कि जी फोटोन जो है ये चूंकि शुरू में इसका मैस जीरो है, तो फिर ये जब स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना शुरू कर देगा, तो ये तो हमने इसको रेफरेंस हमने इसी को तो लिया होगा। ठीक है सर। क्योंकि आप देखिए अगर इसका मैथ इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट है ना, इसे तो पूरी स्पीड से मूव करना है, 3 × 10⁸ से फोटोन की अगर हम बात करें, तो फिर इसका मैथ तो इनफाइनाइट हो जाना चाहिए। यानी कि फोटोन हमारा स्टैंडर्ड होता है। हम कहते हैं कि कोई बॉडी अगर इस स्पीड से मूव करती है, जिस स्पीड से फोटोन मूव करती हैं, उस बॉडी का मैथ क्या हो जाएगा, वो दूसरा हो जाएगा, रिलेटिविस्टिक हो जाएगा। फोटोन हमारा मरकज होता है। अगर फोटोन को ही हम कह लें कि इसका मैथ इनफाइनाइट हो गया है, तो फिर यार इनफाइनाइट मैथ को मूव करने के लिए इनफाइनाइट फोर्स चाहिए। फिर सन से सूरज तक, सन से अर्थ तक वो फिर फोटोन कैसे पहुंचेगा? जो जरा वो तो बड़ा भारी हो जाएगा, लाइट जब हम पे पड़ेगी वो तो हमें उड़ा के रख देगी। समझ आई बात? जी सर। क्योंकि हमने जो बात हम करते हैं वो लाइट को एज अ रेफरेंस यूज करके करते हैं, तो इसलिए जो जिसको रेफरेंस कर रहे हैं उस पर तो ये लॉ अप्लाई नहीं ना होंगे। रेडियो वेव ये आपका जो गामा रेडिएशन है, इसको आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म। जरा नजर आई से तो आप उसको नहीं देख सकते। रेडियो वेव विद एनर्जी 10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्वांटा कैन नॉट बी डिटेक्टेड एंड वेव प्रॉपर्टी ऑफ रेडियो वेव प्रीडोमिनेट्स। जिसमें जो वेव भी है वो प्रीडोमिनेट करता है, किसमें? रेडियो वेव में। हम सिखवा सकते हैं, और इसको इजीली डिटेक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है। एनर्जी ऑफ फोटोन इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये फार्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और इसकी स्लोप का फार्मूला आपसे वर्डिंग पे पूछ सकते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन इन टर्म्स ऑफ वेव लेंथ, ये इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये इन टर्म्स ऑफ वेव लेंथ है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एनर्जी कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इन टर्म्स ऑफ वेव लेंथ एनर्जी क्या हो रही है? जैसे जैसे आपकी वेव लेंथ बढ़ रही है, यहाँ पे आपकी वेव लेंथ कम है और ज्यादा है, तो आपकी एनर्जी कम हो रही है। जैसे जैसे यहाँ पर आपकी वेव लेंथ कम है तो एनर्जी आपकी ज्यादा है। एनर्जी ऑफ फोटोन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, E इज इक्वल टू, ये तीनों फार्मूले आपने पढ़े हैं, ये तीनों के तीनों फोटोन के लिए आप इसको यूज कर सकती हैं। ज़ाहिर है जब उसका फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट है, तो फिर उसका ज़ाहिर है कि स्पीड सी तो वैसे कांस्टेंट होगा ना, तो इसका एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है? मोमेंटम के। और एनर्जी और मोमेंटम की जो स्लोप होती है वो हमें क्या देती है? वो हमें स्पीड ऑफ लाइट देती है। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एनर्जी ऑफ और मोमेंटम की जो स्लोप है वो हमें क्या देती है? स्पीड ऑफ लाइट। और हमारा आपने ये वाला जो एमसीक्यू है ये आपके पेपर में आया हुआ था 2022 के, जो अक्टूबर में हुआ था। ये जो फार्मूला है ना, 1240 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, ये शॉर्टकट है। इसको आप यूज करके आप इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रो फोटोन की आप एनर्जी मालूम कर सकती हैं। अगर और जो आपकी एनर्जी मिलेगी ना, वो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलनी है, ये भी याद रखना है। जैसे उसने एग्जांपल दी हुई है, एनर्जी ऑफ ब्लू लाइट फोटोन, तो ब्लू लाइट की वेवलेंथ आपको दी हुई है, तो 1240 × 10⁻⁹ से उसको डिवाइड कर दो, तो आपके पास एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। अब बाकी जो कैलकुलेशंस होती हैं ये वाली, एच को सी से जो मल्टीप्लाई करते हैं ना, उससे आप बच जाएंगे। करेक्ट आपने याद रखना है, 1240 और इंटू 10⁻⁹ विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन फोटोन कैरीज द मोस्ट एनर्जी, तो मोस्ट एनर्जी किसकी होती है? जिसकी वेवलेंथ कम हो तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी।
two photons having energy 2 electron volt and 4 electron volt, then the ratio between their wavelength, तो चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो 4 पहले आएगा, 2 ये 2 बाद में आएगा, यानी कि 2-1 हो जाएगा। पहले हमने क्या पढ़ा था, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एंड इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। अब हमने पढ़ना मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। जरा उसी से फॉर्मूला ड्राइव हो गए हैं एनर्जी वाले से, ग्राफ वही है। इफ अ बीम ऑफ लाइट कंटेन्स एन नंबर ऑफ फोटोन, जाहिर है कि जो भी हमारे पास बीम आती है उसमें एन नंबर फोटोन्स ही होती हैं। एक्चुअल में एनर्जी का फार्मूला ये वाला होता है, क्योंकि हम जो पढ़ते नहीं इज इक्वल टू एच है, वो एक फोटोन के लिए पढ़ती हैं, क्योंकि लाइट में तो बीम ऑफ वो फोटोन्स होती है। तो ओरिजिनल फार्मूला फिर हमारा क्या बनता है, एन एच एफ। तो ये जो एन है ये हमें क्या शो करता है, हमारा फरूक और स्पीड, नंबर ऑफ फोटॉन्स। नंबर ऑफ फोटॉन। वो तो बता रहा है ना नंबर ऑफ फोटोन्स, लेकिन इसका मतलब क्या है यहाँ पर, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस चीज को पढ़ कर आपको लाइट के बारे में आप क्या स्टेटमेंट जारी कर सकती हैं, यानी डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, डिस्क्रीट। 1 2 3, हाँ 1 2 जी, 3। एन हमेशा क्वांटाइजेशन को शो करता है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 2 3 होती हैं। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है कि 1 के बाद 1.01 आए, 1.02 1.03, यानी कि 1 से लेकर सारी जो पॉसिबल वैल्यूज है ना जो आप मैथ में पढ़ते हैं, वो सारी की सारी पॉसिबल हो, उसका बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। लेकिन हम देखते हैं कि 1 के बाद 2 आता है, इतना फिर जाहिर है 1 के बाद जितनी इनके दरमियान जो वैल्यूज हैं वो मिसिंग हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन, यानी कि डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं, फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं। वही 3 फार्मूले फिर यहाँ पर वो बन गए। रिलेशन विद फ्रीक्वेंसी, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स वाले एमसीक्यू बड़े इंपॉर्टेंट है, तो सारे यही से फार्मूले ड्राइव हो गए हैं ना ये वाले। तो एक ही फार्मूला कर ले तो वही आपको मोमेंटम भी देगा, वही आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स भी देंगे। ये वाले आप उसको याद रख लें कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कम होगी, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स का ताल्लुक किसके साथ होता है, इंटेंसिटी के साथ। और इंटेंसिटी का ताल्लुक किसके साथ होता है, उसका ताल्लुक फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं होता। तो इस तरह याद रख लें, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स का ताल्लुक फ्रीक्वेंसी से नहीं होता, तो दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो इंटेंसिटी का ताल्लुक किसके साथ होता है, वेव लेंथ के साथ, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो मोमेंटम, जहाँ पर फ्रीक्वेंसी और मोमेंटम के सेम रूल्स हैं, क्योंकि वहां पर मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो ये भी चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मोमेंटम के अगर फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मोमेंटम के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो मोमेंटम और एनर्जी के सेम रूल्स हैं। अगर कोई चीज एनर्जी के या फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो मोमेंटम के भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इज इक्वल टू पी सी होता है। एनर्जी और मोमेंटम में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो एनर्जी को आप फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, क्योंकि एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ भी क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है ये वाला। तो इसलिए स्पीड ऑफ फोटॉन्स इन मीडियम डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप मीडियम पे जाते हैं तो फिर वो वेवलेंथ पे डिपेंड करती है कि स्पीड ऑफ फोटॉन्स कितनी होती है, क्योंकि ये वाली जो स्पीड है ये वैक्यूम में होती है। जब मीडियम में जाती है लाइट तो तब उसकी जो स्पीड है वो कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इससे तो ज़्यादा इंक्रीज नहीं ना हो सकती। तो यानी कि किसी भी मीडियम में जाती है, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो, तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। और कितना कम होगी वो हमें बताएगी उसका वेव लेंथ, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है कि स्पीड ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ। जितनी वेव लेंथ ज्यादा होगी तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, ज्यादा होगी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको याद होना चाहिए। रेड एज द लॉन्गेस्ट वेव लेंथ इन द विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो डेफिनेशन आपको बचपन से याद है। मीटेड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहती हैं, और इससे जो करंट होता है ज़रा इलेक्ट्रॉन जब मूव करती हैं, और आपने इलेक्ट्रॉन अगर ये जो सारा अपरेटस है इससे आप तो करंट तभी आप हासिल कर सकती हैं जब आपका सर्किट क्लोज होता है, ठीक है। तो तभी, क्योंकि करंट हमेशा क्लोज सर्किट में ही फ्लो करता है। सर टॉपिक ये को इंटरव्यू में इसके वर्किंग
इंटरव्यू में जो इसकी जो है वर्किंग वगैरह है ये पूछी जाती है, जस्ट इसकी डेफिनेशन या इसको कॉन्सेप्ट पूछा जाता है? नहीं, कंसेप्ट पूछा जाता है, आपको ये नहीं कहते। या ये हो सकता है कि अगर आपसे बोलें, अगर आपको बुरा वक्त आया है, बुरा वक्त पे आप उसको कह सकते हैं, अच्छा वक्त भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर आपको बोर्ड प्रेजेंटेशन अच्छी तरह से आती है, बोर्ड का यूज करना आपको अच्छी तरह से आता है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी जो गॉड गिफ्टेड आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, क्योंकि कुछ लोग होती हैं उनको वो तो बोलना उनका शौक होता है। अगर तो आप इस नेचर के मालिक है ना कि आप पसंद करते हैं कि मैं जी लोगों के सामने बोलूं, और आपको वाइट बोर्ड जो आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी है, वाइट बोर्ड आपको फूल बूटे होते हैं, जिस तरह एक डायग्राम बनानी प्यारी सी, फिर जो प्रेजेंटेशन होती है वो सारी आपको करनी आती है, और फिर तो आप शुक्र करते हैं कि अगर आपसे बोले कि जी हमें डेमो दें, क्योंकि ज़ाहिर है कि आपके अंदर ये एबिलिटीज हैं, तो आपको प्रेजेंटेशन देना भी, बोर्ड प्रेजेंटेशन आपको आती है, आपको बोलना आता है, आपके टांगे आपको मतलब है बोलने में बहुत अच्छी हैं, डायग्राम तो आपको बनानी अच्छी आती हैं, तो फिर आप आधा मेला तो वहाँ पे लूट लेती हैं, क्योंकि आप उनको इम्प्रेस कर लेती हैं। बाकी फिर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना होता है, तो काफ़ी हद तक ना आपका एडवांटेज मिल जाता है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों में वीक हैं, तो फिर अगर आपसे बोले कि जी प्रेजेंटेशन दें, सम टाइम वो खुद टॉपिक बताते हैं कि जी इस टॉपिक पे हमें प्रेजेंटेशन दो, क्या बच्चों को किस तरह पढ़ाएंगे। सम टाइम वो कहते हैं कि अपनी मर्जी का जो टॉपिक है ना वो बताएं, तो इसलिए ये सजेस्ट किया जाता है कि अब मे भी इंटरव्यू में क्या हो जाए क्या नहीं, ये तो हमें नहीं पता होगा, इसलिए आपने क्या करना है, एक टॉपिक एक ऐसा चूज करना है, उस पर प्रेजेंटेशन आपने तैयार करनी होती है, ताकि अगर आपसे वो पूछ लें, आपसे बोल दें कि जी प्रेजेंटेशन दें, तो वो फिर आप दे दो उस पर। ज़ाहिर है कि जब आपसे बोलेंगे कि जी प्रेजेंटेशन दें, तो आप ना तो नहीं कर सकते, आप कोई एक्सक्यूज नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो आपका बुरा इंप्रेशन जाएगा, क्योंकि आपने बच्चों को पढ़ाना है, तो इसलिए ये चीज़ आपको वो फिर करनी पड़ेगी। तो इसलिए अगर ये तो अगर किस्मत में है तो वो फिर आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज मैक्सिमम ना डेमो नहीं लेते, वो जस्ट आपसे होती हैं कि बैठे होते हैं, आपसे क्वेश्चन आंसर करना वो करते हैं, वो फिर भी आसान हो जाता है कि आपने चेयर पे बैठी होती हैं और जस्ट आपने वो बोलना होता है। लेकिन जब व्हाइट बोर्ड के सामने, वो फिर आप जरा और कंफ्यूज हो जाती हैं। अगर तो आपको प्रेजेंटेशन देती हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, फिर तो आपको ये सारी डायग्राम एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आना चाहिए। अदरवाइज अगर आपने सिर्फ फेस टू फेस बोलना है, तो वहां पे फिर इसके जस्ट कंसेप्ट पूछेंगे, ठीक है। ठीक है सर। स्टॉपिंग प्रेशर क्या होता है, बाय रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ द बैटरी एंड नोड, जो उसको नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं और कैथोड को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उसका आपने पोटेंशियल को रिवर्स कर दिया। अब चूंकि एनोड किसके साथ कनेक्ट है, नेगेटिव के साथ, तो अब आपका इन रियलिटी एनोड कैथोड बन जाएगा और कैथोड आपका एनोड बन जाएगा। तो इस तरह फिर आप क्या करते हैं, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को जो मेटल सरफेस से आ रही हैं, उसको वो फिर क्या करेगा, वो रिपेल करेगा। अब कौन रिपेल करेगा, एनोड रिपेल करेगा। पहले इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ आ रहे थे, क्योंकि पहले एनोड पर पॉजिटिव चार्ज था, और पहले सारे इलेक्ट्रॉन भागे भागे इसकी तरफ आ रहे थे। तो अब क्या करें, आप चूंकि आपने गेम पलट दी है, तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स बड़े खुश होकर आ रहे हैं कि मैंने एनोड के पास जाना है, तो वो ये आपके एनोड उनको क्या करेगा, उसमें वो दूर भगाएगा, उसको रिपेल करेगा। नेगेटिव पोटेंशियल एट एनोड एट विच, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने एनोड पर नेगेटिव पोटेंशियल देना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आपके कैथोड की तरफ नहीं आते, एनोड की तरफ आती हैं। तो आप एनोड को आपने वो नेगेटिव पोटेंशियल देना है, ताकि जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आप रिपेल कर सकें। एट विच फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो जिस पे करंट फ्लो होना बंद हो जाए, क्योंकि नाम से जाहिर है कि पोटेंशियल को स्टॉप कर दिया है, तो जब पोटेंशियल स्टॉप होगा फिर करंट तो फ्लो नहीं ना करेगा। करंट के फ्लो करने के लिए पोटेंशियल का होना जरूरी है, बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है। If V naught is stopping potential, then the maximum kinetic energy of electron is given by, कि जो इलेक्ट्रॉन आ रही हैं, जाहिर है कि आपने मेटल सरफेस ये इलेक्ट्रॉन निकाले है ना, तो मेटल सरफेस जो आपने इलेक्ट्रॉन निकाले, अगर आप जानना चाहती हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसके पास कितनी एनर्जी है, तो आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। If stopping potential is 0.25 volt, then kinetic maximum kinetic energy, ये भी याद रखना कि जब आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल यूज करना है,
तो आप काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, क्योंकि यही वो एनर्जी, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को रोकता है, यहाँ पर मैक्सिमम पोटेंशियल आप देते हैं ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रुक जाएं। तो ये बात याद रखनी है कि काइनेटिक एनर्जी आपने मैक्सिमम यूज करनी है, ये ना हो कि पेपर में आप काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यूज ही ना करें, इस चीज का ध्यान रखना है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज ऑब्जर्व्ड बाय हेनरिच हर्ट्ज, पूरा नाम याद होना चाहिए, ये पब्लिक सर्विस कमीशन में एमसीक्यू आया होगा है और इंटरव्यू में भी पूछा गया है। डेट्स भी पूछ लेती हैं 1887, इंटरव्यू में भी डेट पूछ लेती हैं और रिटर्न में भी डेट पूछ लेती हैं। और आइंस्टाइन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कब डिस्कवर किया था, 1905 में। 1905 में इसने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश किया था। और किस बेस पे इसने एक्सप्लेन किया था, फोटोन थ्योरी पे, ये भी आ सकता है। इलेक्ट्रॉन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे पे एक्सप्लेन किया, ऑन द बेसिस ऑफ फोटोन थ्योरी। इनवर्स फिनोमेना ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एक्स-रे प्रोडक्शन, ये भी पब्लिक सर्विस कमीशन में आया होगा है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो रिवर्स प्रोसेस वो कौन सा होता है, वो एक्स-रे प्रोडक्शन होती है। कैसे? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, लाइट देती हैं, फोटोन्स आपको मिलती हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलती हैं। तो एक्सरे में क्या होता है, एक्सरे में आप इलेक्ट्रॉन देते हैं और बदले में आपको क्या मिलते हैं, आपको फोटोन मिलती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स फोटोन होती है, एक्सरे फोटोन, और ब्रैमस्टॉलिंग फोटोन वो एक्सरे होती है, वो सारा आपको मिलता है। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी हमने डिटेल से डिस्कस कर चुकी हैं कि जो इंटेंसिटी होती है उसका करंट पे क्या होता है, लो इंटेंसिटी है नहीं, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं होता। लो इंटेंसिटी चाहे कार ले चाहे हाई इंटेंसिटी कार, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। फोटोइलेक्ट्रिक करंट काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन सेम, यानी कि जो आप स्टॉपिंग पोटेंशियल और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी पे डिपेंड करती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती हैं। इंटेंसिटी को चेंज करने के लिए सोर्स और कैथोड में डिस्टेंस को चेंज करेंगे, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी बाय इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट व्हाइल कीपिंग, ये हमने बातें डिस्कस कर चुकी हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे डिपेंड करती है। यहाँ पे इंटेंसिटी को सर सेम रखा है जी। सर ये इधर फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं, ये थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है ना? नहीं नहीं, दूसरी फ्रीक्वेंसी है, सिंपल वाली, क्योंकि थ्रेशोल्ड आप देंगे ना, उससे ज्यादा देंगे तभी तो वो स्टॉपिंग पोटेंशियल वाली नौबत आएगी ना, इलेक्ट्रॉन एमिट होगा तभी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा ना। ओके सर। स्टॉपिंग पोटेंशियल किन का होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो चुकी होती हैं उनको आपने रोकना होता है। फोटो, ये सारा कंक्लूजन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इंटरव्यू के लिहाज से भी और रिटर्न के हिसाब से भी। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, करंट इंडिपेंडेंट होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वेरीज लीनियरली विद फ्रीक्वेंसी, दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी पे वो डिपेंड करती है। और किस तरह डिपेंड करती है, लीनियरली डिपेंड करती है, क्योंकि डिपेंड करने के कई तरीके होती है ना। तो अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के आपको लाइट के कलर को तब्दील करना पड़ता है। जब आपने ये भी इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, अगर आप इंटेंसिटी को चेंज करना है तो सोर्स और कैथोड के मान आप डिस्टेंस को चेंज करेंगे, और जब आप फ्रीक्वेंसी को बदलना है तो आप कलर को बदलेंगे। वो आपका सारा होता है, आपने ब्लू लाइट यूज करनी है, रेड लाइट करनी है। अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो रेड पे एमिट नहीं हो रहा तो रेड से ज्यादा आप उसको दें लाइट, वो फ्रिक्वेंसी वाली लाइट है, उससे ज्यादा वो फ्रिक्वेंसी लाइट देते जाएं। ये नहीं करना कि रेड पे एमिट नहीं हो रहा तो उससे वो कम फ्रिक्वेंसी वाली दें। मिनिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ ये थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन, और ये किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मटेरियल। ये भी पब्लिक सर्विस कमीशन में आया होगा है कि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे। अगर सोडियम होगा उसकी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कुछ और होगी, कॉपर की और होगी, पोटेशियम की कुछ और होगी।
Below the threshold frequency, kinetic energy of electrons will be negative. Hence, electrons will not be emitted from the metal. However, the intensity of the light may be. आप जितनी मर्जी इंटेंसिटी बढ़ा दें, जब तक आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होना। एंड ये दूसरा पॉइंट वाइस वर्सा है। जब आप फ्रीक्वेंसी देंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, और जितनी ज्यादा आप देते जाएंगे, फिर वो एमिट होने के बाद वो बाकी जो एनर्जी होगी उसको एज अ काइनेटिक एनर्जी वो यूज कर लेंगे। कट ऑफ वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड का दूसरा नाम क्या होता है? कट ऑफ वेवलेंथ या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर आपने मैक्सिमम वेवलेंथ का वर्ड यूज करना है, फ्रीक्वेंसी के केस में मिनिमम का और वेवलेंथ के केस में मैक्सिमम का। और जो फ्रीक्वेंसी का रिजल्ट है वो सारे यहाँ पर उल्ट है। यहाँ पर मैक्सिमम वेवलेंथ देंगे तब जो वो जाकर एमिट होगा। कट ऑफ वेवलेंथ ओनली डिपेंड्स अपॉन, ये भी जिसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो भी नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करती है, इसी तरह कट ऑफ वेवलेंथ वो भी किस पर डिपेंड करती है? मेटल पे। और ये उसका फार्मूला है, सी का मतलब है वो कट ऑफ। तो अभी ये लास्ट सर ये पीरियड है सेशन का, तो नेक्स्ट सर ये सेशन दूसरी पॉइंट समझ में नेक्स्ट सेशन में पूछ लीजिएगा। 3 मिनट तक दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो कल आपका क्विज होगा इंशाल्लाह ताला इलेक्ट्रॉनिक्स